कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। का हर कतरा मुल्क के खातिर और इरादे आजाद है रखते, नाम काफी है दुश्मनों में खौफ के लिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग कभी मरा नहीं करते। सो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी 23 जैन को कलकत्ता में एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जिनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। उनके पास एक विजन था, वो विजन ये था कि वो एक फ्री इंडिया देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो एंड तक जरूर देखना, एक केस स्टडी वीडियो होने वाली है। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा, आप बहुत ही ज्यादा इंस्पायर और प्राउड फील करोगे ऐसे कंट्री में होने के बाद जहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स थे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग सिंगल टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और उनके पास एक सेंटीमेंट था कि वो किसी भी अगर अंग्रेज को देखते थे कि वो इंडियंस को तंग कर रहे, वो उस टाइम में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते थे। उन्होंने अपनी एजुकेशन इंडिया में कंप्लीट की कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। उनके बाद उनका एक ड्रीम था कि उन्हें सिविल सर्विसेज में जाना है, इसलिए उनके फादर ने उन्हें 1 लाख रुपीज अरेंज करके दिए और वो सीधा इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाने के बाद में फिट्जविलियम कॉलेज यानी कैम्ब्रिज में वो जाके पढ़ाई करते हैं और उसके बाद 4th रैंक अक्वायर करते हैं सिविल सर्विसेज में और वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। सब बहुत खुश होते हैं। फिर उनके एक पुराने टीचर ने उन्हें मिलने बुलाया होता है, वो भी वहां पे जाके उनसे मिलते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अब तुम इस कंट्री की सेवा करो सुभाष। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के अंदर अचानक से एक अर्ज आता है कि उन्हें अपने कंट्री को फ्रीडम दिलाना है, वो विजन कि उन्हें अपनी कंट्री के लिए आजादी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, बचपन में उनके अंदर ये सेंटीमेंट था कि वो फॉरेनर्स को देख के बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते थे और वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे फॉरेनर्स को। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ब्रिटिशर्स को उन्हें बाहर निकालना, इसके लिए उन्होंने उसी टाइम सोचा कि वो सिविल सर्विसेज नहीं करेंगे। उनके गुरुजी ने उनसे बोला कि कारण क्या है तुम्हारा सिविल सर्विसेज, तुम क्यों नहीं करना चाहते? सब कोई सिविल सर्विसेज पाने के लिए मरते हैं, लेकिन तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल गया, तुम एग्जाम क्लियर कर चुके हो सिविल सर्विसेज का, फिर भी तुम क्यों करना नहीं चाहते? तो सुभाष चंद्र बोस उस वक्त जवाब देते हैं, अपने देश और इन ब्रिटिशर्स की सेवा एक साथ मैं नहीं करता। उसी वक्त 21 अप्रैल को वो डिसाइड करते हैं कि वो क्विट करेंगे सिविल सर्विसेज। वो क्विट करते हैं और वो सीधा इंडिया वापस आ जाते हैं। इंडिया वापस आने के बाद में वो डायरेक्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और पूरे बंगाल में और भी लोग एक्टिव करना स्टार्ट, अवेयर करना स्टार्ट करा देते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो विचार थे वो गांधी जी के विचार से बिल्कुल ही अलग थे। गांधी जी का मानना था कि हम अंग्रेजों से अहिंसा के बल पे ही अपनी आजादी ले लेंगे, लेकिन ये समझ चुके थे सुभाष चंद्र बोस कि सिर्फ अगर हम अहिंसा के बल में रहे तो हमें कभी आजादी नहीं मिलने वाली, क्योंकि अंग्रेज बार बार ये बोलेंगे और धोखा देते रहेंगे गांधी जी को। वो समझ चुके थे इस बात को, इसलिए उन्होंने ये बात बोल दी थी कि हमें अपनी आजादी छीन के ही लेनी पड़ेगी। फ्रीडम इज समथिंग व्हाट यू नीड टू स्नैच। सुभाष चंद्र बोस के विचार गांधी जी से अलग तो थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। सब लोग बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे उनके विचार में। 1939 में जब प्रेसिडेंट इलेक्ट करना था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उस टाइम में भी सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हो गए थे और उसके बावजूद वहां पे गांधी जी ने अपना प्रेफरेंस दिया था कि इस कैंडिडेट को बनाओ, लेकिन सबने वहां पे सुभाष चंद्र बोस को ही सिलेक्ट किया, क्योंकि उनके इन्फ्लुएंशियल विचार सबको बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे। वो बहुत ही कैरिज्मेटिक और एनर्जेटिक लीडर थे। उनके आइडियाज बहुत ही ज्यादा रिवॉल्यूशनरी थे और उन्होंने सोच लिया था, अंदर ठान लिया था कि हम आजादी छीन के रहेंगे। इसके साथ उनकी तबीयत भी बहुत खराब होने लगी थी। वो जो मीटिंग्स होते थे कांग्रेस के, वो स्ट्रेचर्स में अटेंड करने जाते थे। आप सोच सकते हो कि इंसान उसका शरीर उसके साथ नहीं दे रहा, फिर भी वो मीटिंग्स अटेंड कर रहा है स्ट्रेचर्स में जाके। आप सोचो, अगर आपको सिविल सर्विसेज की जॉब मिल जाए तो क्या आप छोड़ दोगे? ऑब्वियसली कोई नहीं छोड़ने वाला। लेकिन अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए उनके अंदर वो डिजायर, वो अंदर से एनर्जी, उसने उन्हें बनाया एक ग्रेट लीडर। वो जो ये सारी एक्टिविटीज कर रहे थे, इससे ब्रिटिशर्स बहुत ही तंग हो गए थे। वो बार बार सिर्फ बहाना ढूंढते थे कैसे नेताजी को जेल के अंदर डाला जाए ताकि नेताजी उन्हें तंग ना करे उनके रास्ते में। ऐसा करते वो 11 बार जेल में जा चुके थे। फिर 12वीं बार जब उन्हें जेल में डाला गया, वहां पे उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दिया, वहां पे भूख हड़ताल किया। वो 7-8 दिन तक खाना बिल्कुल ही नहीं खा रहे थे और अंग्रेज लोगों ने बोला कि उसे जबरदस्ती खाना खिलाओ, सुभाष बोस को जबरदस्ती खाना खिलाओ। फूड पैक के जरिए उन्हें जबरदस्ती खाना गया, लेकिन वो नहीं खा रहे थे। उनका बदन, उनका पूरा शरीर बिल्कुल ही कमजोर पड़ गया था। फिर अंग्रेजों को मजबूर होकर उन्हें छोड़ना पड़ा। वो वापस अपने घर आए, उनका शरीर बिल्कुल ही साथ नहीं दे रहा था उनका। लेकिन वो अपने अंदर ये बात समझ चुके थे कि अब बहुत टाइम हो गया, अब वक्त है कुछ करने का, इस आजादी को लेने का। फिर उस टाइम में उन्होंने सोचा कि अभी उन्हें क्या करना चाहिए। आखिरकार 1941 में उन्होंने ये प्लान बनाया कि वो बोले घर में सबको कि कुछ मेंबर्स को छोड़ के कि वो सन्यासी बनने वाले हैं, इसलिए वो पर्दे के पीछे ही रहेंगे। घर में सबको लगा कि बाहर में भी सबको लगा कि वो पर्दे के पीछे हैं
और इन ब्रिटिशर्स ने पूरे उनके घर के अगल बगल हर जगह जासूस लगा रखे थे। इनफैक्ट उनके नौकर तक को भी जासूस बना के रखा था, वो हर खबर बाहर देते थे। उसी वक्त सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में एक आइडिया आया कि वो इंडिया को लिबरेट करेंगे जापानीज और जर्मन्स के हेल्प की मदद से। इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले उन्हें तो इंडिया से बाहर भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ रहे तो अंग्रेज उसे बहुत लंबे टाइम के लिए इस बार जेल में डाल देंगे और वो कभी वहां से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने भी प्लान बनाया कि वो पर्दे के पीछे रहेंगे, वो छुप के रहेंगे और कुछ दिन तक सबको लगेगा कि वो सन्यासी बन गए, वो छुपे हुए पर्दे के पीछे। इसी के टाइम उनका मौका रहेगा, वो पीछे से भाग सकते हैं। तो उन्होंने 1941 में अपने नेफ्यू से बात किया। उनके नेफ्यू थे शिशिर कुमार बोस। उन्होंने बात किया कि तुम्हें ड्राइविंग आती है? उन्होंने बोला हाँ मुझे ड्राइविंग आती है। तो बोला चलो हम लोग अभी यहाँ से सीधे निकलेंगे। वो कलकत्ता से सीधा पेशवाड़ के लिए निकल जाते हैं। पेशवाड़ में जाके वहां पे उन्हें कोई नहीं पहचानता। वो एज अ ट्रैवल एजेंट दूसरों के घर में रुकते हैं। रुकने के बाद में वहां पे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाता है। वहां से वो सीधा पहुंच जाते हैं अपने एक दोस्त मोहम्मद शाह के यहाँ पे और उन्हें बोलते हैं कि मुझे मॉस्को में जाना। वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे मोहम्मद शाह और उन्हें बोला उन्हें मॉस्को या रसिया कहीं भी जाना है। तो वहां पे भगत राम तलवार नाम का एक बंदा था, उसका वहां पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो नेताजी को आराम से सरहद पार करा दे और उन्हें मॉस्को तक पहुंचाए। फिर भी कुछ ऐसे कंडीशंस हो कि वो नहीं जा पाए, उन्हें कोई व्हीकल नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने पैदल ही अफगानिस्तान के रास्ते होकर उन्हें मॉस्को जाने का सोचा। वो अफगानिस्तान में गए, वहां पे भी जाके उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए और आखिरकार वो अफगानिस्तान पहुंच गए। वहां पे भी जाके वो इटालियन एम्बेसी, जर्मन एम्बेसी, हर एम्बेसी से पूछ रहे कि उन्हें उस कंट्री में जाना है, उन्हें जाना है। और वहां के जो एम्बेसी के लोग थे वो बहुत ज्यादा मतलब कि अमेज थे कि आखिरकार सुभाष चंद्र बोस जैसा लीडर आखिर वो निकल गया उस अंग्रेजों को चंगुल से और उसके पास अब एक विजन है कि वो इंडिया को आजाद कराना चाहता है। उसके बाद उन्हें जर्मनी जाने का रास्ता मिल गया। वो जर्मनी गए। जर्मनी में जाके जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जिन्होंने जर्मनी में कैप्चर करके रखा था, जो इंडियंस थे, उन्होंने जाके उनको इन्फ्लुएंस किया। वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। वो जो सोल्जर्स थे प्रिजनर्स ऑफ वॉर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। उनका टेम्परमेंट बिल्कुल ही हाई था। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडरशिप अगर किसी के पास में हो ना यार, पूरी दुनिया वो जीत सकता है। इतना कैरिज्मेटिक, इतना एनर्जेटिक लीडर कि सबको उन्होंने इन्फ्लुएंस कर लिया। जब वो हिटलर से मिलने गए थे, हिटलर से मिलने का उनका पर्पस ये था कि वो जाके उनसे मिलके ये बात करना चाहते हैं कि इंडिया को आजाद करवाना है। इसके लिए वो जो सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो फिर नेताजी जब हिटलर को मिलने के लिए गए, यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग इंसिडेंट होता है। जैसा कि आपको पता है हिटलर बहुत ही सनकी रूलर था, तो वो किसी से मिलने से पहले अपने बहरूपियों को भेजता था। वो अपने साथ 2-4 बहरूपिया रखता था, उनको भेजता था। तो नेताजी जाके उनके रूम में जाके बैठते हैं। वहां पे जर्मन्स के कुछ और 2-4 ऑफिशियल्स होते हैं, तो उनके साथ जब बैठते हैं तो जैसे ही हिटलर आता है सारे जर्मन्स खड़े हो जाते हैं और उनको मतलब कि जो प्रेस करते हैं वो प्रेस करते हैं। लेकिन नेताजी पेपर पढ़ रहे होते हैं और पेपर ही पढ़ रहे होते हैं। तो वो जो हिटलर होता है वो बहरूपिया होता है, वो वापस घूम के चल जाता है। फिर दूसरा हिटलर आता है, वो भी बहरूपिया होता है। सब उठते हैं लेकिन नेताजी एक जगह में बैठे के बैठे हैं। तीसरी बार भी आता है वो बहरूपिया, फिर भी सबको लगा कि वो हिटलर है, लेकिन वो हिटलर नहीं होता। नेताजी पहचान लेते हैं। फिर जब चौथी बार जब हिटलर आते हैं, एक और हिटलर आता है, वो सीधे जाके नेताजी के कंधे में हाथ रखता है। तो वो नेताजी से पूछते हैं कि मैंने 3 बहरूपियों को भेजा, तुमने उन्हें कैसे पहचान लिया कि वो असली हिटलर नहीं है? अब नेताजी का जवाब जानना चाहते हैं आप क्या दिया उन्होंने? ये आंसर सुनने के बाद में आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि यार आप ऐसे कंट्री में हो जहां ऐसे लीडर्स भी थे। उनका जवाब था जिसने अंग्रेजों की पूरी नींद उड़ा के रख दी है, उसके कंधे में हाथ रखने की औकात सिर्फ हिटलर जैसे लीडर के पास ही है। सोचो यार, ऐसा माइंडसेट कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद में भी एक विजन है कि देश को आजाद कराना, उसके सिवा और कुछ नहीं उनके पास, बस आजाद कराना है तो कराना है। उसके बाद उन्होंने ट्रैवल किया 4 हफ्तों तक सबमरीन के अंदर। जापान में गए। जापान में जाके वहां पे रास बिहारी बोस के ऊपर जो वहां पे सेना वहां पे तैयार की जा रही थी, उसके साथ वहां पे लगभग 40,000 फोर्स रेडी थी। उसके साथ उन्होंने सोचा कि वो अब मार्च करेंगे सीधा इंडिया में और ब्रिटिशर्स का खेल खत्म। वो जैसे जापान पहुंचे, जापान के लोगों ने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया और वो जाते के साथ साथ अपने आप को डिक्लेयर कर दिए इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर। फिर जाके वहां पे उन्होंने टॉप ऑफिशियल्स बनाए, ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट किया। कुछ महीने लगातार ट्रेनिंग चली। बहुत सारे ब्रिगेड्स वहां पे क्रिएट हुए, सुभाष ब्रिगेड, नेताजी ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। उन्होंने बहुत बड़ी सेना बना ली थी वहां के लोगों से। और वहीं पे उन्होंने, आपको पता होगा, वो स्पीच दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फिर नेताजी ने एक डेट डिसाइड किया कि इस दिन हम मार्च करेंगे सीधा इंडिया की तरफ। तो उन्होंने अपने सारे ब्रिगेड्स को भेज दिया फ्रंट पे। फ्रंट से उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और वहां पे जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे, जो लोग ब्रिटिश की तरफ से आए थे, उनमें से बहुत सारे लोग कन्वर्ट होते जा रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की साइड में, यानी इंडियन नेशनल आर्मी में आते जा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर भी वो देशभक्ति जाग रही थी कि हम अपने देश के लिए लड़ेंगे।
उस वक्त उन्हें पूरे अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी कि अगर वो घुस गए इंडिया में तो उनका तो पूरा एम्पायर एक बार में ही खत्म हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। उन्होंने ऊपर की तरफ से आते आते कोहिमा के अंदर वो लैंड कर गए। सारे सिपाही बहुत ही ज्यादा खुश थे, सब अपने मिट्टी को चूमने लगे कि वो आखिर अपने मदरलैंड में घुस चुके हैं। लेकिन वहां पे इस मूवमेंट को रोकना पड़ गया क्योंकि जापानीज लोगों ने सरेंडर कर लिया, क्योंकि उसी वक्त हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने एटम बॉम्ब फेंक दिया था, जिसकी वजह से जापान पूरी तरीके से तबाह हो गया था। और ये मूवमेंट भी उसी वक्त रोकना पड़ा और आर्मी को डिसबैंड करना पड़ा। तो दोस्तों ये बहुत ही अजीब है कि इंडिया के ग्रेटेस्ट सन, ग्रेटेस्ट लीडर की स्टोरी एक बहुत ही अजीब तरीके से एंड होती है कि जैसे आपको पता होगा कि प्लेन क्रैश होता है 1945 में, उसके बाद वो लापता होते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे कुछ क्वेश्चंस है जो मैं करना चाहता हूँ। वो ये है कि कुछ ऐसे रिपोर्ट्स है जिसके हिसाब से ये पता चलता है कि उस दिन कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। तो फिर क्यों गवर्नमेंट ये छुपा रही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आखिर क्यों हुआ? लेकिन तब तक आप बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं? अपने आप को आप जरूर प्राउड फील करना चाहिए कि आप ऐसे कंट्री में बॉर्न हुए हैं जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे ग्रेटेस्ट लीडर, इनको आपको अपना आइडियल बनाना चाहिए। और इनके हिसाब से इनका सोशल स्किल्स, वो लीडरशिप, वो डेडिकेशन, वो रिस्क एपेटाइट, ये सब क्वालिटीज अपने अंदर लाओ और इस कंट्री को सर्व करो। अगर नेताजी सर्व कर सकते हैं अपनी कंट्री को, सब कुछ छोड़ के अगर वो अपने कंट्री के लिए कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? स्टोरी इतनी स्ट्रगल है कि उन्होंने शरीर साफ नहीं किया, फिर भी वो ट्रैवल कर रहे थे वर्ल्ड में। वो बार बार अपना हुलिया चेंज कर रहे थे, ट्रैवल एजेंट बन के वो पेशवार तक गए, फिर वहां से जियाउद्दीन खान नाम लेके वो अफगानिस्तान गए। उन्होंने गूंगे बनने का एक्टिंग भी करना पड़ा उनको, बहुत कुछ। इन सारे स्ट्रगल्स के बाद में आज अगर इंडिया के पास में ये आजादी है तो उसका बहुत बड़ा मैक्सिमम परसेंटेज कंट्रीब्यूशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जाता है। लेकिन क्यों ऐसा मुझे नहीं पता कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसको सपोर्ट नहीं करती, वो क्यों ऐसा कर रही है। एंड फ्रेंड्स, आपके साथ एक और अमेजिंग इंसिडेंट शेयर करता हूं कि जब ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि अब उन्हें इंडिया को छोड़ना पड़ेगा, तो एवेलिन नाम का जो उनका कमांडर था, उनसे एक फ्रीडम फाइटर ने पूछा कि गांधी जी का क्या रोल रहा इंडिया को आजाद कराने में। उनका आंसर पता क्या था? मिनिमल। तो उन्होंने फ्रीडम फाइटर ने पूछा एवेलिन से, तो क्या सबसे बड़ा रीजन है? उन्होंने आंसर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके वजह से पूरी आर्मी में डिस्प्यूट हो चुके थे। वो बिल्कुल मतलब नींद उड़ गई थी उनकी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खौफ की वजह से उन्हें इंडिया छोड़ के भागना पड़ा। आई बिलीव अगर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर उस वक्त में हमारे साथ होते तो आज इंडिया हमारे से और भी बहुत आगे होता, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा होता। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये केस स्टडी बहुत ही पसंद आएगी। इस वीडियो को शेयर करो। अगर एक सच्चे इंडियन का फीलिंग रखते हो अपने अंदर, इस वीडियो को शेयर करो और सब तक फैला दो, लोग भी जाने कि आखिर हाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जैन इस दिन को याद करें और वो हमारे हार्ट्स में हमेशा रहेंगे। सो फ्रेंड्स, कीप हसलिंग, कीप स्माइलिंग एंड #write your own story।